हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 30 मार्च को इंग्लिश का पेपर देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो आंसर के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए और बोर्ड एग्जाम में ये आए तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा ये हमारे फर्स्ट चैप्टर से होगा, जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ठीक है, ये हमारे सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ए सिंबल ऑफ एस्केप। यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो पलायन करने का प्रतीक कैसे है। ठीक है, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे पलायन करने का प्रतीक है। पलायन का मतलब बचने का, किसी भी चीज से बचने का प्रतीक है, कैसे है, तो उसको आपको पूरा बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जो है लॉन्ग होगा, यानी कि लॉन्ग आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम लिखते हैं, यानी कि जो थर्ड लेवल है यहां पर पूछा जा रहा है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो कैसे पलायन करने का एक प्रतीक है। तो देखिए, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज होली ए मेंटल पिक्चर ऑफ चार्ली। यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल है, तीसरा तल है, वो पूरी तरह से चार्ली की मानसिक तस्वीर है। यानी कि उनकी मानसिक एक तस्वीर है थर्ड लेवल। ठीक है, ये एक कल्पना मात्र है। समझ में आ रहा है। देखिए, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज होली ये मेंटल पिक्चर ऑफ चार्ली। यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो तीसरा स्तर है ये पूरी तरह से चार्ली की मानसिक तस्वीर है। अभी आगे देखिए क्या होता है। देखिए, चार्लीज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, यानी कि चार्ली का जो साइकियाट्रिस्ट का मतलब मनोचिकित्सक मित्र है, कॉल्ड द थर्ड लेवल, वो तीसरे स्तर को कहता है ए वेकिंग ड्रीम, यानी कि एक जागने का सपना। जैसे आप जागते हुए सपना देखते हैं वैसे वो कहता है ये एक जागते हुए का सपना है। ठीक है, यानी कि जागता हुआ सपना, विश फुलफिलमेंट, यानी कि इच्छा पूर्ति। तो उनका कहना है, देखिए, चार्लीज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कॉल्ड द थर्ड लेवल ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यानी कि जो तीसरा तल है, ठीक है, चार्ली के मनोचिकित्सक मित्र ने तीसरे स्थल को जागने का सपना इच्छा पूर्ति कहा। यानी कि ये एक जागते समय एक सपना है जो थर्ड लेवल है। ठीक है, सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए ये कहा गया है। आगे देखिए क्या है, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज लाइक ए मेज which makes it a symbol of escape। यानी कि जो भव्य सेंट्रल स्टेशन है ये एक भूल भुलैया है। मेज का मतलब क्या होता है? मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। ठीक है, तो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये मात्र एक भूल भुलैया की तरह है जो इसे पलायन करने का प्रतीक बनाता है, जो इसे बचने का प्रतीक बनाता है। जैसे देखिए, जो थर्ड लेवल है यहाँ पर 1894 की बात की जा रही है, जहां पर जो है कठिनाई, पहले जो है इतनी प्रॉब्लम समय हमारे पास नहीं थी, हम आधुनिक दुनिया से बच सकते थे। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये क्या है? ये एक भूल भुलैया की तरह है जो इसे बचने का प्रतीक बनाता है। आगे देखिए क्या है, द नरेटर्स का मतलब होता है वर्णन करता, जो वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो द नरेटर्स थिंक दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज ए ग्रोइंग लाइक ए ट्री इज ए काइंड ऑफ एस्केप। यानी कि वर्णनकर्ता का यह सोचना है कि जो सेंट्रल स्टेशन है ये एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है और उसके पलायन का एक प्रकार है। देखिए क्या लिखा है, द नरेटर्स यानी कि वर्णनकर्ता थिंक सोचते हैं दैट की द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज है ग्रोइंग बढ़ रहा, लाइक ए ट्री एक पेड़ की तरह, इज ये काइंड ऑफ एस्केप यानी कि एक बचने का प्रकार, एक बचने का तरीका। ठीक है, तो वर्णनकर्ता का यह सोचना है कि भव्य सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है और उसके पलायन का एक प्रकार है। आगे देखिए, द नरेटर इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑलवेज बम्प्स इनटू न्यू डोर्स वे एंड कॉरिडोर्स। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कथाकार हमेशा नए दरवाजे और गलियारों में टकराता है। यानी कि जो वर्णन करता है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में हमेशा नए दरवाजों और
कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स का मतलब होता है गलियारों से में टकराता है जब वो द थर्ड लेवल पर जाता है, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल पर। आगे देखिए क्या है, दीज आर द क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन। देखिए यहां पर क्या कहा गया, ये कल्पना की रचना है। जो थर्ड लेवल है ये मात्र एक कल्पना है, ठीक है, एक कल्पना की रचना है चार्ली के। आगे देखिए चार्ली वांडर्स इनटू ए मोर रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ 1894, यानी कि चार्ली वांडर्स इनटू ए मोर रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ 1894, यानी कि इसका मतलब होगा चार्ली 1894 की एक अधिक रोमांटिक दुनिया में भटकता है, ठीक है। यानी कि जो चार्ली है वो 1894 की दुनिया में भटक रहा है, तभी उसने थर्ड लेवल की कल्पना की है ग्रैंड सेंट्रल की। आगे देखिए, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सिंबलाइजेज एन एस्केप फ्रॉम द अनप्लीजेंट एंड इनसिक्योर प्रेजेंट फॉरगेटिंग द नॉर्मल लाइफ। यहां पर क्या कहा गया कि जो भव्य सेंट्रल स्टेशन है का तीसरा स्थल जो है वो सामान्य जीवन को भूलकर अप्रिय और असुरक्षित वर्तमान से बचने का प्रतीक है। यानी कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जो 1894 की दुनिया है, ये आज की दुनिया की जो कठिनाइयां हैं, आज की दुनिया की जो असुरक्षा है, उससे बचने का एक प्रतीक है, ठीक है, उससे बचने का एक प्रतीक है। जो ग्रैंड सेंट्रल की कल्पना की गई है, ये आधुनिक दुनिया की जो कठिनाइयां हैं, जो असुरक्षा है, उससे बचने के लिए इसकी कल्पना की गई है चार्ली के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, ग्रैंड सेंट्रल इज ए फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ रोमांस। जो ग्रैंड सेंट्रल है वो रोमांस की एक शानदार दुनिया है, ठीक है, यानी कि वहां पर रोमांस ज्यादातर दिखाया गया है कि रोमांस की एक शानदार दुनिया है। आगे देखिए, चार्ली जनरली रोमांस अनहैप्पी, लेकिन चार्ली आमतौर पर दुखी रहता है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन क्या था, मैंने आंसर क्या दिया, चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन यहां पर था कि हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये सिंबल ऑफ एस्केप, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कैसे पलायन करने का एक प्रतीक है। तो देखिए, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक कल्पना है चार्ली की, ठीक है। यहां पर क्या है कि हम आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और भय रहित इस दुनिया से बच सकते हैं, जो आधुनिक दुनिया है। तो यही इसीलिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को पलायन करने का एक प्रतीक कहा गया है, यानी कि बचने का एक प्रतीक कहा गया है कि हम आधुनिक दुनिया से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहां पर लिखना होता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ड्रॉ ये कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स। देखिए सेकंड चैप्टर का है, द टाइगर किंग चैप्टर का क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ ये कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड, यानी कि अपने शब्दों में टाइगर किंग का चरित्र चित्रण कीजिए। जो बाघ राजा हैं, टाइगर किंग है, उनका आपको चरित्र चित्रण करना है कि वो कौन है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश गवर्नेंस, यानी कि जो क्राउन प्रिंस हैं जंग बहादुर, ठीक है, जंग बहादुर, वो क्या है, उनका पालन पोषण एक अंग्रेजी शासन द्वारा किया गया था। देखिए, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश गवर्नेंस, यानी कि क्राउन किंग, क्राउन राजा जंग बहादुर का पालन पोषण एक अंग्रेजी शासन द्वारा किया गया था। फिर क्या हुआ, ही वाज ट्यूटोर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, यानी कि उन्हें एक अंग्रेज ने अंग्रेजी में पढ़ाया था, यानी कि जो अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है, उन्हें एक अंग्रेज ने पढ़ाया था, ठीक है। आगे देखिए, जो राजा थे उनके बारे में बात किया जा रहा है। देखिए यहां पर आगे क्या है कि व्हेन ही ग्रू टू 20 ही टुक द राइन इन हिज हैंड, यानी कि जब वह 20 साल के हो गए तो उसने राज्य को अपने हाथ में ले लिया। देखिए, व्हेन ही ग्रू टू 20, जब वह 20 साल के हो गए, ही टुक द राइन इन हिज हैंड, उन्होंने अंग्रेजी शासन, उन्होंने राज्य को अपने हाथ में ले लिया, जो राज्य का शासन है उसको अपने हाथ में ले लिया। विद इन ये स्पैन ऑफ 10 years ही किल्ड 70 टाइगर, यानी कि 10 साल की अवधि में उन्होंने 70 बाघों को मार डाला, यानी कि 10 साल के अंदर उन्होंने 70 बाघों को मार डाला। क्यों मारा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि ज्योतिषियों ने, शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि तुम्हारी मृत्यु बाघों के कारण होगी, इसीलिए उन्होंने बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया ताकि उनकी मृत्यु ना हो, ठीक है। अगर वो 100 बाघ को मार देते तो उनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे देखते हैं, देखिए, इट वाज हिज मास्टर स्ट्रेटजी टू मैरी ए गर्ल ऑफ ए स्टेट व्हिच हैड ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि इट वाज हिज मास्टर स्ट्रेटजी, यह उनकी एक मास्टर रणनीति थी, ठीक है, एक बहुत ही मास्टर रणनीति थी। टू मैरी एक गर्ल, एक शादी से भी, एक लड़की से विवाह करने का, आप ये स्टेट, एक राज्य की लड़की से विवाह करने का, उसके राज्य में क्या था, व्हिच हैड ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जिसके राज्य में बाघों की एक बहुत बड़ी आबादी थी, ठीक है। तो क्या कहा गया यहां पर
कि इट वाज हिज मास्टर स्ट्रेटजी टू मैरी ए गर्ल ऑफ ए स्टेट व्हिच हैड ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। इसका मतलब होगा कि बाघों की एक बड़ी आबादी वाले राज्य की लड़की से शादी करना उनकी मास्टर रणनीति थी। उन्होंने उस लड़की से शादी क्यों किया? क्योंकि राजा के राज्य में बाघों की संख्या में कमी हो रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बाघों को मार दिया था। अब उन्होंने एक प्लान बनाया कि किसी ऐसे राज्य की लड़की से शादी करेंगे जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ होंगे, बाघों का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, ताकि वो 100 बाघ का शिकार कर सके और वो जो भविष्यवाणी की गई थी उसको गलत सिद्ध कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सो ही वाज एबल टू किल 99 टाइगर्स इन ऑल। इसीलिए वो कुल 99 बाघों को मारने में सक्षम था, यानी कि वो टोटल 99 बाघों को मार सका था। ठीक है, 99 बाघों को। अब आगे देखिए क्या हुआ। आगे देखिए, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, यानी कि मुख्य ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु एक बाघ से होगी। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बाघ का शिकार करना आरंभ किया। देखिए, इट इज आयरोनिकल दैट द किंग मेट हिज डेथ बाय ए वुडन टाइगर। तो इट इज आयरोनिकल, यानी कि यह विडंबना ही है, दैट की द टाइगर मेट हिज डेथ बाय ए वुडन टाइगर, यानी कि राजा की मृत्यु, ठीक है, लकड़ी के बाघ से हुई। देखिए, इट इज आयरनिकल दैट द किंग मेट हिज डेथ बाय ए वुडन टाइगर। यह एक विडंबना ही है कि राजा की मृत्यु लकड़ी के बाघ के कारण हुई, लकड़ी के बाघ से हुई। ठीक है, कैसे हुई अभी मैं बताता हूं। तो जो राजा की मृत्यु हुई वो एक लकड़ी के बाघ से हुई थी। तो इस प्रकार से जो भविष्यवाणी की गई थी शाही ज्योतिषियों द्वारा वो सत्य सिद्ध हुई। ठीक है, आगे देखिए। एट लास्ट, अंत में द 100 टाइगर टुक रिवेंज अपॉन हिम, यानी कि अंततः अंत में 100वें बाघ ने राजा से बदला लिया। वन ऑफ द सिल्वर पियर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड। क्या हुआ कि एक चांदी का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा महाराजा के दाहिने हाथ में आकर चुभ गया। ठीक है, महाराजा के दाहिने हाथ में उसने छेद कर दिया। जब वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे एक लकड़ी के बाघ से, तो क्या हुआ, उस लकड़ी के बाघ में जो चांदी का छोटा सा टुकड़ा था वो आकर राजा के हाथ में चुभ गया, राजा के हाथ में छेद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इन्फेक्शन स्प्रीड ऑल ओवर द आर्म्स, बाहों में संक्रमण फैल गया। जब वो चुभा तो क्या हुआ, उनके हाथ में संक्रमण फैल गया। बहुत सारे लोगों ने इसको ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन वो संभव नहीं हुआ, वो सफल नहीं हुए और अंततः राजा की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से जो भविष्यवाणी की गई थी वो सत्य हुई। ठीक है, तो यही थे राजा और इस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, बहुत प्रयास किया इन्होंने 100 बाघ को मारने का, लेकिन नहीं मार सके और लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।